जरूर, यहाँ उस अंश का हिंदी अनुवाद है। नेशनल ज्योग्राफिक सीबर्ड पर आपका स्वागत है। हम अलास्का के अनछुए इनसाइड पैसेज के माध्यम से 6 दिवसीय अभियान पर निकल रहे हैं और आप हमारे साथ आ रहे हैं। यह तटरेखा पृथ्वी पर सबसे जंगली और संरक्षित स्थानों में से एक है और हम एक ऐसे जहाज में हैं जो उन जगहों पर भी जा सकता है जहां बड़े जहाज नहीं जा सकते। आइए हमारे साथ इस अनुभव का हिस्सा बने, प्रकृति को उसके सबसे कच्चे रूप में देखें, इस क्षेत्र के जीवंत इतिहास और संस्कृति के बारे में जानें और देखें कि नेशनल ज्योग्राफिक और लिंडब्लैड जहाज पर रहना कैसा होता है। अलास्का के महान इनसाइड पैसेज में हम चलते हैं। आपका स्वागत है। हमारी यात्रा केचिकन में शुरू होती है, जो दक्षिण पूर्वी अलास्का के निचले हिस्सों में स्थित है। हम यहाँ से मिस्टी फॉजर्ड्स नेशनल मॉन्यूमेंट से होते हुए रैंगल के दूर दराज शहर तक, फिर नाटकीय ट्रेसी आर्म तक और अंत में अलास्का की राजधानी जूनो में उतरेंगे। यह सीबर्ड की हमारी पहली झलक है और हम इस पर चढ़ने और यह देखने के लिए बेताब हैं कि यह अंदर से कैसा दिखता है। सीबर्ड को रोमांच के लिए बनाया गया था, उथले ड्राफ्ट वाली और फुर्तीली। इसे उन जगहों पर आसानी से नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था जहां बड़े जहाज नहीं जा सकते। 152 फीट लंबा यह छोटा और अंतरंग है, जिसमें 31 केबिन और अधिकतम 62 मेहमान हैं। तुलना के लिए यहां एक सामान्य 3500 यात्रियों वाला क्रूज जहाज है और यहां सीबर्ड है। ओह वाह, इस कमरे को देखो, यह अद्भुत है। और हमारे पास एक खिड़की और एक बालकनी है, और एक बालकनी भी। बढ़िया, चलो इसे रख देते हैं और कुछ पेय का आनंद लेते हैं। हम केवल 27 अन्य मेहमानों के साथ सवार हुए हैं, जो सभी समान विचारधारा वाले साहसी और प्रकृति प्रेमी हैं, जो इस यात्रा के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने हम हैं। केचिकन के बंदरगाह में शांत पानी आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत देता है। हम आधी रात के सूरज के लिए बहुत दूर दक्षिण में हैं और कल एक बड़ा दिन है, इसलिए हम केचिकन के अंतिम दृश्य लेते हैं क्योंकि रोशनी फीकी पड़ जाती है। हम अब सीबर्ड पर हैं और इनसाइड पैसेज हमारा इंतजार कर रहा है। हम एक ऐसी जगह के संकरे चैनलों में जागते हैं जो इतनी कच्ची सुंदरता से भरी हुई है कि इसे एक राष्ट्रीय स्मारक नामित किया गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक कदम पीछे हटें और देखें कि हम कहाँ हैं। दक्षिण पूर्वी अलास्का की तटरेखा हमारे ग्रह के जंगली स्थानों में से एक है, जो महाद्वीप के किनारे पर एक ब्रश स्ट्रोक की तरह घुमावदार है। यह रसीले वर्षावनों का स्थान है। सीमा पर्वतमाला एक रीढ़ की तरह उठती है, जो इस क्षेत्र को सड़क प्रणालियों से काटती है और नम प्रशांत हवाओं को अंतर्देशीय यात्रा करने से रोकती है। वह सारी नमी तट पर बरसती है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा पुराना विकास समशीतोष्ण वर्षावन बनता है। टोंगस राष्ट्रीय वन उस क्षेत्र के लगभग 17 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है और टोंगस के भीतर मिस्टी फॉजर्ड्स राष्ट्रीय स्मारक स्थित है। टोंगस के 2 मिलियन एकड़ में फैला मिस्टी फॉजर्ड्स एक नामित वन्यजीव क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि इसे सार्वजनिक भूमि को दिए गए उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। मिस्टी फॉजर्ड्स इतने संरक्षित हैं कि हमें इन नहरों के माध्यम से नौकायन करने की अनुमति है, लेकिन हम जमीन पर कदम नहीं रख सकते हैं। हालांकि हमें कश्ती और राशि चक्र पर बाहर निकलने की अनुमति है, ताकि हम इन नाटकीय चट्टानों के और करीब जा सकें। हम अब रुडयार्ड बे में हैं, जो फॉजर्ड्स की एक एकांत भुजा है, जिस तक हम केवल सीबर्ड के तंग पैंतरेबाजी के कारण ही पहुंच सके। हम यहाँ कम ज्वार पर हैं और स्थलीय वनस्पति के अचानक अंत और इंटरटाइडल जोन की स्पष्ट पट्टियों को देखना बहुत दिलचस्प है। योसेमाइट से एक अलौकिक समानता में हम यहाँ एक्सफोलिएशन नामक एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया देखते हैं, जब चट्टान का एक पिंड प्याज की परतों की तरह चादर जैसी स्लैब में मौसम करता है। यह तब हो सकता है जब सतह के नीचे बहुत दूर बनी चट्टान कटाव से उजागर हो जाती है, दबाव से राहत मिलती है और विस्तार के समानांतर फ्रैक्चर का कारण बनती है। इसे करीब से देखना अविश्वसनीय है। एक्सफोलिएशन का यह विशेष मामला इन भागों में थोड़ा प्रसिद्ध है।
इसे उल्लू का चेहरा कहा जाता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? आज का बाकी दिन इन फॉजर्ड्स में क्रूजिंग में बीतेगा। और एक फॉजर्ड क्या है? 800 के दशक के अंत में इस क्षेत्र का पता प्रकृतिवादी जॉन मुइर ने लगाया था, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि उनका मानना है कि वे योसेमाइट बनते देख रहे हैं। वह सही थे। योसेमाइट की तरह इन शानदार घाटियों को बर्फ से तराशा गया था। यह भूमि कभी विशाल बर्फ के खेतों और उनके द्वारा पोषित ग्लेशियरों से ढकी हुई थी। जब एक ग्लेशियर द्वारा तराशी गई घाटी समुद्र के पानी से भर जाती है तो हम उसे एक फॉजर्ड कहते हैं। इन फॉजर्ड्स की दीवारें ऊंचाई और ढलान दोनों में खड़ी हैं। वे समुद्र तल से लगभग लंबवत रूप से 2 से 3,000 फीट की ऊंचाई तक उठती हैं और हमारे नीचे 1,000 फीट और तक फैली हुई है। हम जिस भी तरफ मुड़ते हैं, हम जबड़े छोड़ने वाली सुंदरता से मिलते हैं। आज ने हम सभी में इस भूमि के लिए विस्मय की एक स्वस्थ भावना पैदा की है। और अब इतनी ऊंची बार सेट होने के साथ हम सोचते हैं कि आने वाले दिन इसे कैसे पार कर सकते हैं। अगर केवल हम जानते थे कि क्रूजिंग का समय सीबर्ड पर आराम का समय होता है। कुछ लोग आराम करते हैं और लाउंज में जाते हैं, अन्य लोग डेक पर टहलते हैं और गुजरते हुए परिदृश्य का आनंद लेते हैं। भोजन के बीच लाउंज स्नैक्स से भरा होता है और मेरी व्यक्तिगत पसंदीदा एस्प्रेसो की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति होती है। इस जहाज के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि इसकी एक खुली ब्रिज नीति है, इसलिए हम वास्तव में ब्रिज के अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यह अंदर से कैसा दिखता है। तो क्या यह मूल रूप से जैसा है? हाँ, यह ऊपर से नीचे की तरह है, लेकिन यह लगभग वैसा ही है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि हमें ब्रिज के अंदर जाने की अनुमति है। यह पर्दे के पीछे चल रही विशेषज्ञता के लिए एक स्वस्थ सम्मान पैदा करता है, जिससे हम सभी को ऐसे जंगली स्थानों का दौरा करने की अनुमति मिलती है। हम वर्तमान में बेहम नहर के सबसे संकरे हिस्सों में क्रूजिंग कर रहे हैं, जो मिस्टी फॉजर्ड्स की मुख्य धमनी है। बेशक नहर का यह हिस्सा एक पतली नस की तरह है और हम अपना रास्ता बना रहे हैं। इस तरह के संकरे और संरक्षित जलमार्ग हैं जो सिएटल से स्कागवे तक इनसाइड पैसेज नाम को जन्म देते हैं। द्वीपों और नहरों का यह क्षेत्र प्रशांत के पूर्ण बल और लहर से सुरक्षा प्रदान करता है। सीबर्ड जैसे छोटे जहाज के लिए यह पता लगाने के लिए एकदम सही जगह है। जैसे ही हम मिस्टी फॉजर्ड्स को पीछे छोड़ते हैं, रोशनी फीकी पड़ने लगती है। जब हम सोते हैं तो चालक दल सीबर्ड को हमारे अगले गंतव्य रैंगल के दूर दराज शहर की ओर ले जाएगा, जहां रोमांच का एक पूरा नया सेट इंतजार कर रहा है। हम रैंगल हार्बर के डॉक के पास खुद को पाते हैं। रैंगल दक्षिण पूर्वी अलास्का के दूरस्थ द्वीप समुदायों में से एक है, जो रैंगल द्वीप के सबसे उत्तरी सिरे पर स्थित है। 2200 की आबादी वाले इस शहर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका नाव या विमान है। रैंगल की अर्थव्यवस्था वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिसमें एक व्यस्त हार्बर और 3 समुद्री भोजन प्रोसेसर शहर में काम करते हैं। हर समुदाय की तरह सरकारी सेवाएं भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाती हैं और निश्चित रूप से पर्यटन का भी अपना स्थान है। हमारे जैसे आगंतुकों के साथ इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास का अनुभव करने और सीखने के लिए यहाँ बंदरगाह पर आ रहे हैं, और यही हम आज करेंगे। हम 2 तट भ्रमणों के लिए विभाजित होते हैं, जो आज सीबर्ड से निकलते हैं, और हम उनमें से किसी को भी याद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जोस एक समूह के साथ जेटबोट से 30 मील दूर प्राचीन जंगल में स्टिकाइन नदी तक यात्रा कर रहा है। स्टिकाइन इस दुनिया के इस हिस्से में एक महत्वपूर्ण नदी है, 380 मील लंबी। यह कनाडाई इंटीरियर के भीतर बहुत दूर से शुरू होती है, फिर रैंगल के ठीक उत्तर में अलास्का के पानी में खाली होने से पहले सीमा पर्वतमाला के माध्यम से एक निर्णायक रास्ता बनाती है। इसने स्टिकाइन को इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन मार्ग बना दिया है, और रैंगल की बस्ती इसके मुहाने पर एक प्रमुख चौकी है। प्रशांत सामन की सभी 5 प्रजातियां इस नदी में चलती हैं, और नदी का लगभग 90% कनाडाई क्षेत्र में होने के कारण
प्रशांत सामंत संधि जैसे समझौते कनाडाई और अमेरिकी एजेंसियों को मत्स्य पालन प्रबंधन पर समन्वय करने के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। मात्रा के हिसाब से स्टिकाइन दक्षिण पूर्वी अलास्का की सबसे बड़ी नदी और ब्रिटिश कोलंबिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके आकार के बावजूद इसके किनारों पर केवल कुछ छोटी तलछटें हैं। इसके अलावा यह गहरे जंगल से होकर गुजरती है। स्टिकाइन के दूधिया गाद वाले पानी इसके कई स्रोतों में से कम एक का संकेत देते हैं, क्योंकि जेट बोट एक सहायक नदी में चली जाती है। एक और संकेत उस स्रोत को प्रचुर मात्रा में स्पष्ट करता है। नदी के ऊपर पहाड़ों में ऊंचाई पर स्टिकाइन आइस कैप है, जो उत्तर में ताकू नदी से दक्षिण में स्टिकाइन नदी तक फैला हुआ है। आइस कैप सीमा पर्वतमाला के सबसे ऊपरी हिस्सों को ढकता है, कई ग्लेशियरों को खिलाता है जो मेडुसा के बालों की तरह अपनी ऊंचाइयों से निकलते हैं। उनमें से एक शेक्स ग्लेशियर है। 1600 के दशक में शेक्स ग्लेशियर लगभग किशोर तक फैला हुआ था। अब इसका टर्मिनस एक आसन्न घाटी में बहुत पीछे स्थित है, जहां यह बर्फ के टुकड़े काटकर उस झील में डालता है जिसे यह पीछे हटते ही खुद बनाता है। शेक्स झील का पानी स्टिकाइन में बहता है, जो महीन हिमनदगाद से भरा होता है, जो हिमनद द्वारा पोषित जलमार्ग को स्पष्ट रूप से चिह्नित करता है। यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम ऐसे हिमनद जल का सामना करेंगे, न ही साइन बर्फ की टोपी द्वारा पोषित बर्फ की नदी का। स्टिकाइन से नीचे लौटना उन कई लोगों के रास्ते को फिर से दोहराना है जो पहले आए थे। हजारों वर्षों से रैंगल द्वीप के किंकट ने आंतरिक समूहों के साथ व्यापार करने के लिए नदी का उपयोग किया। रैंगल के इतिहास के धागे शक्तिशाली स्टिकाइन से जुड़े हुए हैं, और शहर में वापस मैं उस समूह के साथ हूं जो सीख रहा है कि वे धागे कितने गहरे हैं। यह अलास्का के रैंगल द्वीप पर एक साधारण समुद्र तट है, और फिर भी यहाँ पुरातात्विक खजाने बिखरे हुए और चट्टानों के बीच छिपे हुए हैं। ये पेट्रोग्लिफ जानवर और प्रतीक हैं जिन्हें क्लिंक लोगों द्वारा पत्थर में उकेरा गया है, जो हजारों वर्षों से इस द्वीप पर रहते हैं। कितने हजारों? खैर, कला के इन प्राचीन कार्यों का अनुमान कम से कम 8000 वर्ष पुराना है। उनका उद्देश्य अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह समय के साथ खो गया ज्ञान है। ये रहस्यमय नक्काशी हमें बताती है कि क्लिंक की जड़ें यहाँ गहरी हैं, और खोने से बहुत दूर उनकी संस्कृति जीवित और फल फूल रही है। यह चीफ शेक्स का क्लान हाउस है, जो रैंगल हार्बर के केंद्र में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। क्लिंक संस्कृति में क्लान हाउस एक कबीले का सामाजिक, राजनीतिक और औपचारिक केंद्र है। इस घर के कई संस्करण वर्षों से इस स्थल पर मौजूद हैं, जिनमें 2013 में सबसे हालिया बहाली हुई है। एक समय खड़े टोटेम पोल अब बारिश से सुरक्षित हैं। टोटेम महत्वपूर्ण घटनाओं, लोगों और कहानियों को याद करते हैं। हमें उन कहानियों में से एक को सुनने के लिए घर के अंदर आमंत्रित किया गया है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से साझा नहीं कर सकते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। माँ, भेल तुम नहीं लाई, उन्हें मेरे पति लाए। मिस लुएला हमें समुद्री जीव की कहानी बता रही हैं, जो घर के अंदर 4 जटिल नक्काशीदार खंभों में से एक द्वारा भी बताई गई है। हम इस कहानी को पूरी तरह से साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारी कहानी नहीं है। पारंपरिक क्लिंक संस्कृति का एक पहलू एटीयू की अवधारणा है, जो एक कबीले के स्वामित्व वाली कीमती संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एटीयू भौतिक मूर्त वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन वे गाने, कहानियां और नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि चीफ शेक्स का नाम, जो इस कबीले के 7 से कम नेताओं को नहीं दिया जाता है। समुद्री जीव की कहानी क्लान की संपत्ति है, जितनी यह घर है, और इसलिए यह हमें प्राप्त करने के लिए एक उपहार है। लेकिन यह सम्मान करना भी है कि यह हमारी कहानी नहीं है। अब हम अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध संयोग से सीबर्ड एक ऐतिहासिक दिन पर रैंगल बंदरगाह में आया। दुनिया भर में स्वदेशी समूह सांस्कृतिक पहचान के नुकसान से जूझ रहे हैं, खासकर जब युवाओं की अपनी पैतृक जड़ों में रुचि कम हो जाती है। दक्षिण पूर्वी अलास्का में एक उत्साहजनक आंदोलन सुई को दूसरी दिशा में धकेलता है। हर दूसरे वर्ष
दक्षिण पूर्वी अलास्का के मूल निवासियों का एक सभा जूनो में होती है। 1982 में अपने पहले पुनरावृत्ति के बाद से यह क्षेत्र भर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्रयासों को बढ़ावा देने और विकसित हुआ है। इसे उत्सव कहा जाता है और यह अगले सप्ताह हो रहा है। दृढ़ संकल्प के एक अविश्वसनीय प्रदर्शन में दक्षिण पूर्व के समूह उत्सव के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। जैसे उनके पूर्वज पारंपरिक डोंगी और हाथ से नक्काशीदार चप्पू से करते थे। हम उस दिन शहर में हैं जब दो समूह रैंगल में पहुंचते हैं। शेक्स ग्लेशियर लगभग किशोर तक फैला हुआ था। अब इसका अंतिम छोर एक आसन्न घाटी में बहुत पीछे स्थित है, जहां यह बर्फ के टुकड़े काटकर उस झील में डालता है जिसे यह पीछे हटते ही खुद बनाता है। शेक्स झील का पानी स्टिकाइन में बहता है, जो महीन हिमनदगाद से भरा होता है, जो हिमनद द्वारा पोषित जलमार्ग को स्पष्ट रूप से चिह्नित करता है। यह आखिरी बार नहीं होगा जब हम ऐसे हिमनद जल का सामना करेंगे, न ही साइन बर्फ की टोपी द्वारा पोषित बर्फ की नदी का। स्टिकाइन से नीचे लौटना उन कई लोगों के रास्ते को फिर से दोहराना है जो पहले आए थे। हजारों वर्षों से रैंगल द्वीप के किंकट ने आंतरिक समूहों के साथ व्यापार करने के लिए नदी का उपयोग किया। रैंगल के इतिहास के धागे शक्तिशाली स्टिकाइन से जुड़े हुए हैं और शहर में वापस मैं उस समूह के साथ हूं जो सीख रहा है कि वे धागे कितने गहरे हैं। यह अलास्का के रैंगल द्वीप पर एक साधारण समुद्र तट है और फिर भी यहाँ पुरातात्विक खजाने बिखरे हुए और चट्टानों के बीच छिपे हुए हैं। ये पेट्रोग्लिफ जानवर और प्रतीक हैं जिन्हें क्लिंक लोगों द्वारा पत्थर में उकेरा गया है, जो हजारों वर्षों से इस द्वीप पर रहते हैं। कितने हजारों? खैर, कला के इन प्राचीन कार्यों का अनुमान कम से कम 8000 वर्ष पुराना है। उनका उद्देश्य अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह समय के साथ खो गया ज्ञान है। ये रहस्यमय नक्काशी हमें बताती हैं कि क्लिंक की जड़ें यहाँ गहरी हैं और खोने से बहुत दूर उनकी संस्कृति जीवित और फल फूल रही है। यह चीफ शेक्स का क्लान हाउस है, जो रैंगल हार्बर के केंद्र में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। क्लिंक संस्कृति में क्लान हाउस एक कबीले का सामाजिक, राजनीतिक और औपचारिक केंद्र है। इस घर के कई संस्करण वर्षों से इस स्थल पर मौजूद हैं, जिनमें 2013 में सबसे हालिया बहाली हुई है। एक समय खड़े टोटेम पोल अब बारिश से सुरक्षित है। टोटेम महत्वपूर्ण घटनाओं, लोगों और कहानियों को याद करते हैं। हमें उन कहानियों में से एक को सुनने के लिए घर के अंदर आमंत्रित किया गया है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से साझा नहीं कर सकते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। माँ भेल तुम नहीं लाई, उन्हें मेरे पति लाए। मिस लुएला हमें समुद्री जीव की कहानी बता रही हैं, जो घर के अंदर 4 जटिल नक्काशीदार खंभों में से एक द्वारा भी बताई गई है। हम इस कहानी को पूरी तरह से साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारी कहानी नहीं है। पारंपरिक क्लिंक संस्कृति का एक पहलू एटीयू की अवधारणा है, जो एक कबीले के स्वामित्व वाली कीमती संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एटीयू भौतिक मूर्त वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन वे गाने, कहानियां और नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि चीफ शेक्स का नाम, जो इस कबीले के 7 से कम नेताओं को नहीं दिया जाता है। समुद्री जीव की कहानी क्लान की संपत्ति है जितनी यह घर है, और इसलिए यह हमें प्राप्त करने के लिए एक उपहार है। लेकिन यह सम्मान करना भी है कि यह हमारी कहानी नहीं है। अब हम अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध संयोग से सीबर्ड एक ऐतिहासिक दिन पर रैंगल बंदरगाह में आया। दुनिया भर में स्वदेशी समूह सांस्कृतिक पहचान के नुकसान से जूझ रहे हैं, खासकर जब युवाओं की अपनी पैतृक जड़ों में रुचि कम हो जाती है। दक्षिण पूर्वी अलास्का में एक उत्साहजनक आंदोलन सुई को दूसरी दिशा में धकेलता है। हर दूसरे वर्ष दक्षिण पूर्वी अलास्का के मूल निवासियों का एक सभा जूनो में होती है। 1982 में अपने पहले पुनरावृत्ति के बाद से यह क्षेत्र भर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्रयासों को बढ़ावा देने और विकसित हुआ है। इसे उत्सव कहा जाता है और यह अगले सप्ताह हो रहा है। दृढ़ संकल्प के एक अविश्वसनीय प्रदर्शन में दक्षिण पूर्व के समूह उत्सव के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। जैसे उनके पूर्वज
पारंपरिक डोंगी और हाथ से नक्काशीदार चप्पू से करते थे। हम उस दिन शहर में हैं जब दो समूह रैंगल में पहुंचते हैं। इंटरटाइडल जोन में रहने वाले जीवों और पौधों के पास या तो एक अभयारण्य होना चाहिए या घंटों तक पानी के बिना जीवित रहने की क्षमता होनी चाहिए। ज्वारीय तालों की खोज करना अंतहीन रूप से आकर्षक है। तो यह एक समुद्री अर्चिन है। यह सिर्फ कंकाल है जो आप यहां देख सकते हैं। आप यहां जो देख सकते हैं वह वास्तव में उनका मुंह है। इसे अरस्तू का लालटेन कहा जाता है। यह वास्तव में उनका भोजन करने का तरीका है। अंदर से यह कैसा दिखता है, यह देखना वाकई बहुत अच्छा है। राशि चक्र पर वापस हम इंटरटाइडल जोन के उन क्षेत्रों का पता लगाते हैं जो रबर बूट से दुर्गम हैं और यहां लाखों की संख्या में जीव हैं। उन्हें देखो, वह आधे पानी से बाहर था और ये जीव पानी भरकर अपनी कठोरता प्राप्त करते हैं। इसीलिए वह इस तरह बैठा था, इसलिए उनके ऊपरी पैर पानी से खाली हो गए और पानी ने निचले पैरों को भर दिया। इसलिए जैसे जैसे ज्वार कम होता है वह अधिक से अधिक मुरझाता जाता है। ज्वार वापस आता है और वह फिर से फूल जाता है। वाह, यह अद्भुत है। प्रत्येक पैर के अंत में एक छोटा सा आंख का धब्बा होता है जो प्रकाश और अंधेरे को महसूस कर सकता है, इसलिए वे छाया देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह उन्हें कितना लाभ पहुंचाता है। शायद यह उन्हें समुद्र तल पर शिकार खोजने में मदद करता है, मुझे नहीं पता। लगभग हर दिशा में हम देखते हैं समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। समुद्री पक्षी भोजन के लिए, समुद्र और घोंसले बनाने और युवा पालने के लिए संरक्षित तटरेखा पर निर्भर करते हैं। चाहे वे प्रवासी आगंतुक हों या साल भर रहने वाले निवासी, टोंगस राष्ट्रीय वन द्वारा संरक्षित तटरेखा की विशाल मात्रा अलास्का के समुद्री पक्षियों के लिए एक वरदान है। जैसे ही हम व्हिटनी द्वीप के चारों ओर घूमते हैं और जहाज पर वापस जाते हैं, हमारे पक्षी देखने की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मां एक शो आयोजित करने के लिए तैयार हो रही है। आज वह दिन है जब यह लगभग निश्चित है कि हम व्हेल देखेंगे। हम उत्तर की ओर क्रूज कर रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां फ्रेडरिक साउंड स्टीवन के मार्ग से मिलता है। हर गर्मी में यह क्षेत्र समुद्री पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों के लिए एक समृद्ध भोजन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिनमें व्हेल भी शामिल हैं। हमारे चारों ओर इनसाइड पैसेज अपना रहस्यमय आकर्षण दिखाता है। इस रूप में यहां आना और इसे न देखना लगभग शर्म की बात होगी। नरम विसरित प्रकाश, जंगली तटरेखा और धुंध में ढके पेड़ों का कंबल। हम इस परिदृश्य को देख रहे हैं और सोख रहे हैं जब अचानक हम अपने चारों ओर कूबड़ वाली व्हेल से घिरे हुए पाते हैं। कूबड़ वाली व्हेल विश्व यात्री हैं। जो लोग गर्मियों में अलास्का में भोजन करने के लिए आते हैं, वे अपनी सर्दियां हवाई या मैक्सिको में बिताते हैं, जबकि गर्म उथला पानी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आदर्श है। उत्तर का गहरा ठंडा पानी क्रिल और छोटी मछलियों से भरा होता है, जिन पर वे निर्भर होते हैं। वे खा सकते हैं प्रतिदिन 1.5 टन तक, जो उनके आकार को देखते हुए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सतह से हम उनके शरीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, लेकिन ये कोमल विशालकाय 60 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 40 टन तक वजन कर सकते हैं। इनसाइड पैसेज के ग्रीष्मकालीन जल में कूबड़ वाली व्हेल की बहुत अधिक आवाजाही होती है, इसीलिए हमने इस यात्रा पर कम से कम कुछ को देखने की उम्मीद की थी। उनके चचेरे भाई अधिक मायावी हैं, इसलिए आप हमारी खुशी की कल्पना कर सकते हैं जब ओरका दृश्य पर आते हैं। शानदार, सुंदर और घातक ओरका समुद्र के मास्टर शिकारी हैं, अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक। वे मातृसत्तात्मक समाजों में रहते हैं, जहां भाषा, व्यवहार और शिकार प्रथाओं को मां से उसके बच्चों और पोते पोतियों तक पहुंचाया जाता है। ओरका की अपनी भाषा होती है। प्रत्येक पॉड कॉल का अपना अनूठा संग्रह प्रदर्शित करता है, ठीक अपनी बोली की तरह। समान कॉल साझा करने वाले पॉड को आगे कबीलों में समूहीकृत किया जा सकता है, जो साझा ध्वनिक परंपराओं द्वारा परिभाषित बड़े समुदाय हैं। उत्तरी प्रशांत में 3 प्रकार के ओरका रहते हैं। निवासी मुख्य रूप से मछली खाते हैं और घर के करीब रहते हैं, उसी भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। ट्रांसिएंट तट के किनारे
व्यापक रूप से घूमते हैं और ज्यादातर समुद्री स्तनधारियों का शिकार करते हैं, और अपतटीय शायद ही कभी खुले समुद्र में रहते हुए देखे जाते हैं। स्कूली मछली और शायद शार्क को भी खाते हैं। नर और मादाओं को अलग बताने का एक तरीका पृष्ठीय पंख का आकार और आकार है। मादाएं थोड़ी वक्र के साथ छोटी होती हैं, जबकि नर बड़े और सीधे होते हैं। यह एक नर है। आप उसके पृष्ठीय पंख के पीछे भूरे रंग का पैच देख सकते हैं, जिसे अक्सर सैडल पैच कहा जाता है। आसा जाने वाले हर किसी को ऑर्का देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम में से हर कोई बहुत आभारी महसूस करता है कि हमारा रास्ता इन दो खूबसूरत जीवों से मिला। दिन आज हमने जो देखा उस पर गहरी नजर के साथ समाप्त होता है, और यह लिंडब्लैड नाइवो अभियानों का एक पहलू है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। हमने एक आरामदेह दृश्यावली और वन्य जीवन की उम्मीद की थी, लेकिन हमने उस अविश्वसनीय गहराई की शिक्षा की उम्मीद नहीं की थी जो इसके साथ आएगी। हर शाम अभियान के प्रकृतिवादी आज हमने जो देखा या कल हम जो देखेंगे उसके बारे में एक वार्ता देते हैं। 35 टन की व्हेल पर 1 टन तक के लेख हो सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बोलना यह आपके भारी सर्दियों के कोट पहनने जैसा है। जानते हैं, यह आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। उनका जुनून उन यात्रियों के लिए जो प्राकृतिक दुनिया में हम जो देख रहे हैं उसे समझना पसंद करते हैं। लिंडब्लैड अनुभव का यह पक्ष अमूल्य है। बाहर प्रकृति मां अपनी लय के साथ जारी है। जैसे ही रात आती है, गतिविधियों के अंतिम दौर में हमारा परिवेश अचानक समुद्री जीवन से भर जाता है। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ती है, हार्लेक्विन बत्तखों का एक झुंड हवा में उड़ जाता है। उनके छोटे पैर गति प्राप्त करने में मदद करने के लिए पानी पर थपथपाते हैं, और एक अकेला प्रशांत लून धनुष के पास सतह पर आता है। ये प्रभावशाली गोताखोर अपने भारी शरीर की सहायता से चारा खोजने के लिए पानी के नीचे तैरते हैं। हालांकि इसकी एक कीमत है, उड़ान भरने में कुछ समय लग सकता है। फिर जैसे कि चुपचाप किताब बंद करने और हमें शुभ रात्रि कहने के लिए एक अकेली कुबड़ वाली व्हेल दिखाई देती है और हमें अंतिम शो के साथ विदा करती है। 4 दिनों की तीव्र प्राकृतिक सुंदरता के बाद यह कल्पना करना मुश्किल है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन यह जगह चुनौती के लिए तैयार है। हम ट्रेसी आर्म में प्रवेश कर रहे हैं, एक 32 मील लंबी फॉर्जर्ड जो सीमा पर्वतमाला में गहराई तक पहुंचती है, जिसकी चौड़ाई 1 मील से भी कम है। ट्रेसी फॉर्जर्ड की दीवारें दोनों तरफ से बंद हो जाती हैं और वे लुभावनी हैं। यह कठोर टिकाऊ चट्टान की दुनिया है। यह भुजा विशाल प्लूटन को काटती है, जो तब बने थे जब मैग्मा कक्ष लाखों साल पहले पृथ्वी के भीतर धीरे धीरे ठंडे हो गए थे। वे कायांतरित ज्वालामुखियों और तलछटी चट्टानों के साथ जगह साझा करते हैं, जो गर्मी और दबाव से पुनः क्रिस्टलीकृत होते हैं। लेकिन यहां तक कि कठोर क्रिस्टलीय चट्टान भी पानी, बर्फ और हवा के बीच साझेदारी का सामना नहीं कर सकती है। हवा और समय, कटाव और पौधे जीवन इस परिदृश्य पर काम करते हैं, इसे इसके वर्तमान रूप में आकार देते हैं। अभी भी अथक रूप से काम करते हुए हम झरने के काम को चट्टान के चेहरे के भीतर धीरे धीरे खड्डों को उकेरते हुए देखते हैं। हम लगभग लंबवत सतहों पर चिपके हुए दरारों और लेजों पर रहने वाली वनस्पति को देखते हैं। उनकी जड़ें चट्टान को तोड़ने में मदद करती हैं और उनका बायोमास मिट्टी की एक पतली परत बनाने का काम करता है। और हम कुछ सबसे खूबसूरत पूर्ण यू आकार की घाटियां देखते हैं, जो इस भूमि को तराशने में ग्लेशियरों के प्राथमिक बल होने का क्लासिक संकेत है, और वे सभी गायब नहीं हुए हैं। जैसे ही हम भुजा के ऊपर अपना रास्ता बनाते हैं, उनकी उपस्थिति के प्रमाण दिखने लगते हैं, और वहां यह है, या अधिक सटीक रूप से वहां उनमें से एक है। ट्रेसी फॉर्जर्ड को एक ग्लेशियर द्वारा तराशा गया था, जो अब 2 हो गया है। नदियों में बहने वाली खाड़ियों और धाराओं की तरह 2 या अधिक सहायक ग्लेशियरों का एक साथ मिलकर एक विशाल ट्रंक या डेंड्रिटिक ग्लेशियर बनाना बहुत आम है। सॉयर ग्लेशियर ट्रेसी आर्म के अधिकांश भाग को तराशने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह उस बिंदु से आगे निकल गया जहां इसके 2 मुख्य सहायक ग्लेशियर एक साथ आए, और इस तरह एक ग्लेशियर 2 हो गया। उन्हें अब जुड़वां सॉयर ग्लेशियर, उत्तरी सॉयर
और दक्षिणी सॉयर कहा जाता है। आज हम दोनों का दौरा करने के मिशन पर हैं। उत्तरी सॉयर, यह ग्लेशियर हमें परिदृश्य को साफ करने के लिए ग्लेशियरों की कच्ची शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इसके टर्मिनस से दूर नहीं, हम खड़ी घाटी की दीवारों पर जहां भी संभव हो वनस्पति को उपनिवेश बनाते और बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन उत्तरी सॉयर के दोनों ओर की चट्टान नंगी है, जीवन से रहित है। यह हमें बताता है कि हाल ही तक ग्लेशियर ने घाटी के उस हिस्से को ढका हुआ था। पानी में बर्फ के टुकड़ों की कमी पर भी ध्यान दें। ऐसा क्यों है? एक पल के लिए विचार करें, क्योंकि हम इस ग्लेशियर के अंत के करीब जाने के लिए कश्ती और राशि चक्रों में लोड होते हैं। हम महीन हिमनदगाद और बजरी के समुद्र तट पर रुकते हैं और ग्लेशियर के टर्मिनस से बर्फ के गिरने तक चलते हैं। यदि इस ग्लेशियर का पैर पानी से मिलता तो बर्फ के ये टुकड़े सीबर्ड के चारों ओर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े होते, लेकिन वे यहां हैं। समुद्र से मिलने वाले ग्लेशियर को ज्वारीय जल ग्लेशियर कहा जाता है। 2 साल पहले उत्तरी सॉयर एक ज्वारीय जल ग्लेशियर था। ऐसा लगता है कि वे दिन चले गए। हम हिमपात को छूने और हमारे सामने आने वाली प्रभावशाली शक्ति को देखने के लिए पर्याप्त समय तक रुके। कोई भी व्यक्ति ग्लेशियरों का अध्ययन करने और उनके साथ रहने में जीवन भर बिता सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कभी पुराना होता है। ग्लेशियर के साथ एक संक्षिप्त प्रवास के बाद हम सीबर्ड में लौटते हैं, क्योंकि आज के रोमांच अभी खत्म नहीं हुए हैं और हमें अभी भी उत्तरी सॉयर के जुड़वां भाई से मिलना बाकी है। जबकि उत्तरी सॉयर अब ज्वारीय जल ग्लेशियर नहीं है, इसका भाई दक्षिणी सॉयर ज्वारीय जल ग्लेशियर है। ज्वारीय जल ग्लेशियरों की विशेषता उनकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है। जब वे समुद्र से मिलते हैं तो वे बर्फ की नाटकीय दीवार बनाते हैं और वह दीवार स्थिर नहीं होती है। ग्लेशियर के पैर से विशाल बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, जो बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, जो सुंदर और खतरनाक दोनों होते हैं। बर्फ के टुकड़े का सिरा वाक्यांश यहां बहुत वास्तविक हो जाता है। बर्फ के टुकड़े का केवल 10% पानी के ऊपर बैठता है, बाकी नीचे होता है और किसी भी समय एक बर्फ का टुकड़ा पलट सकता है, जिससे हमारी दिखाई देने वाली बर्फ की तुलना में बहुत अधिक बर्फ अचानक सतह पर आ जाती है। बहुत करीब होना घातक हो सकता है, इसलिए हम अपनी दूरी बनाए रखते हैं। बर्फ एक शरण स्थली भी हो सकती है। हार्बर सील बर्फ का उपयोग अपने ठिकाने के रूप में करते हैं, समुद्री और स्थलीय शिकारियों दोनों से आराम करने और सुरक्षा पाने के लिए। यह वसंत ऋतु है, जो सीलों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वे पिल्ले दे रहे हैं और ये तैरते हुए अभयारण्य उन्हें सुरक्षित रूप से जन्म देने और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक जगह देते हैं। हम अपनी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि यदि हम एक पिल्ले को पानी में डराते हैं तो उसकी हाइपोथर्मिया से मृत्यु हो सकती है। हम एक आर्कटिक टर्न भी देखते हैं। ये अविश्वसनीय छोटे पक्षी पशु साम्राज्य में सबसे लंबे झांत प्रवास का रिकॉर्ड रखते हैं। हर साल वे आर्कटिक में अपने घोंसले के मैदान से अंटार्कटिका और फिर वापस यात्रा करते हैं। 2016 में एक आर्कटिक टर्न को टैग किया गया और एक साल में 59,000 मील की आश्चर्यजनक यात्रा करते हुए ट्रैक किया गया, जो दुनिया को 2 बार चक्कर लगाने से भी अधिक दूरी है। यहां होना, बर्फ को छूना, सुनना और यहां तक कि चखना भी असली है। इस वातावरण के बारे में कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ परिवर्तन की निरंतर स्थिति में है। सिस्टम में प्रत्येक नया इनपुट पानी और बर्फ की गतिशीलता को बदलता है। ग्लेशियर से निकलने वाला प्रत्येक नया बर्फ का टुकड़ा, ऊपर से बर्फ के पिघलने से बहने वाला प्रत्येक गैलन ताजा पानी, यहां तक कि हमारे राशि चक्र और सीबर्ड भी, हम सभी इस गतिशील स्थान के लीवर को धक्का देते हैं और खींचते हैं। पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर हम एक अंतिम हुर्रे के लिए सीबर्ड में वापस जाते हैं। इस परिदृश्य को अलविदा कहने का एक रोमांचक और शायद थोड़ा पागल तरीका। यदि आपको हिमनद जल में ध्रुवीय डुबकी लगाने का मौका मिलता तो क्या आप ऐसा करते? खैर, इस दिन सीबर्ड पर 15 लोग यह तय करते हैं कि उनका जवाब हां है। कहा, ऐसा मत करो। कौन है सबसे पहले जाने वाला? चलो, पहली डुबकी हो गई।
तैयार हो? हाँ, तैयार। और वाह, हाँ, हम पानी पर चल सकते हैं जबकि नावों में रिसाव हो रहा है। जल्द ही दीवारें किसी भी समय गिर जाएंगी। एक और संघर्ष कंधों का। मुझे लगता है मैं बारिश में घर पैदल जाऊंगा। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन फिर तुम मेरे हो गए फिर से, जैसे हवा आग में, हवा और आग, वो हूं। लेकिन जैसे ही रात गिरती है, धनुष पर एक आगंतुक दिखाई देता है। एक कुबड़ वाली व्हेल की पूंछ या फ्लूक के नीचे की तरफ विशिष्ट पैटर्न और निशान होते हैं जो हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय होते हैं।